तो चलिए अपना डिस्कशन जारी रखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3 वीडियो हम कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चंस में आपको आइडिया दे चुका हूं क्या आ सकते हैं मेडिकल एंट्रेंस में, और आज अब हम देखेंगे 6.6। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक स्पेसिफिक टॉपिक 6.6 और उसके बाद में हम देखेंगे 6.7 ट्रांसलेशन और 6.8 रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर पार्ट को इस वीडियो में कर सकें। तो देखिए जेनेटिक कोड है क्या। सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट, और ये किस चीज़ पर लिखा है, कोडॉन किसे कहते हैं। तो देखिए मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। हमने कहा कि हमें जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। हमने ये कहा कि ये जेनेटिक कोड है क्या, व्हाट इज इट, है क्या, व्हाट इज इट अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड इफ इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो किस पर है, डीएनए पर है, मैसेंजर आरएनए पर है। कोडॉन किसे कहते हैं, आर यू अवेयर ऑफ मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स एंड डीएनए कोडॉन्स। तो ध्यान से देखिए, क्या मैंने आपसे फिर पूछा कि आप मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स और डीएनए कोडॉन्स के बारे में जानते हैं, ये चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा। तो एक तो पहली बात मुझे समझ में आ गई कि जेनेटिक कोड है क्या। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी एनसीईआरटी बता रही है। तो मुझे बताइए कि इस प्रॉपर्टी में बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये ट्रिपलेट है। सो आपने कहा ट्रिपलेट है, तो कोई आपके पास एविडेंस है इस चीज को प्रूव करने का, बाद में किसी तरह से इस चीज को प्रूव किया गया, किसी म्यूटेशन के हिसाब से इस तरह इस चीज को हम कंफर्म कर पाए कि यस जेनेटिक कोड कैसा है, ट्रिपलेट है। ये एक क्वेश्चन इससे खिंच करके आ सकता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। कितने कोडॉन्स हैं, टोटल कोडॉन्स कितने कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और कितने कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन्स हैं। स्टॉप कोडॉन्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली उनकी सीक्वेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर दी स्टेप कोडॉन्स। इट विल बी गुड इफ यू नो अबाउट ओक्रे, ओपल, एम्बर। अगर ये शब्द भी आपको आता है तो इट इज गुड, लेकिन आपको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि तीनों स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं और स्टॉप कोडॉन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या स्टॉप कोडॉन्स किसी तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं प्रोटीन बनने के दौरान, एक ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो डीजेनरेसी है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि डीजेनरेट है तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, और क्या आप जानते हैं कि ये डीजेनरेसी एक्चुअली थर्ड कोड डीजेनरेसी है। सो हमने कहा कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन डीजेनरेसी पे आता है, और डीजेनरेसी पे हमने कहा कि थर्ड कोड डीजेनरेसी, इसका क्या मतलब है। और अगर मैं दो प्रॉपर्टीज आपको एक साथ बताऊं तो मुझे ये और बताइए कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड डीजेनरेट है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अनएम्बिगुअस है। आर वी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस? क्या हमें पक्के तौर पे पता है हम एक तरफ डीजेनरेट कह रहे हैं एक तरफ अनएम्बिगुअस कह रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, और फिर इसकी इंप्लीकेशन देखिए। सो जब आप जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं तो क्या आप यहां से दो चीजें को रिलेट कर पा रहे हैं कि कुछ म्यूटेशन साइलेंट होती हैं, सेम सेंस म्यूटेशन होती हैं। वो कौन सी म्यूटेशंस हैं जिन्हें आप साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। तो देखिए मैं दो प्रॉपर्टीज, एक तो मैंने कहा कि डीजेनरेट है, दूसरा मैं कह रहा हूं कि इट इज अनएम्बिगुअस, और इससे मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं व्हाट आर साइलेंट म्यूटेशंस। डू यू नो हाउ दीज साइलेंट म्यूटेशंस टेक प्लेस, किस तरह से होती हैं ये, और किसे कहते हैं, और क्या आप इस चीज को इससे जोड़ पा रहे हैं। एक और चीज आपको मुझे बतानी होगी यहां पर, वो ये है कि क्या आप एक एक्सटेंशन आपकी एनसीईआरटी का वॉबल हाइपोथेसिस जानते हैं जो फ्रांसिस क्रिक ने कहा था। क्यों हमें 61 कोडॉन्स के लिए 61 डिफरेंट चार्ज टीआरएनए नहीं चाहिए, और फिर क्या आप इस बात को इससे जोड़ पा रहे हैं। कैन यू थिंक वॉबलिंग एंड डीजेनरेसी एंड अनएम्बिग्विटी। वॉबलिंग में एक और चीज आएगी, वॉबलिंग में द प्रेजेंस ऑफ unusual bases in the tRNA molecule that will also be responsible, पर partly ये चीज यहां से भी एक्सप्लेन हो सकती है। तो अब तक हमने तीन प्रॉपर्टी देखी। हमने ये कहा कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, फिर हमने ये कहा अच्छा ट्रिपलेट है तो सिंगलेट क्यों नहीं हो सकता था, डबलेट क्यों नहीं हो सकता था, व्हाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वर कन्विंस्ड दैट इट विल बी अ ट्रिपलेट कोड। फिर हमने कहा डीजेनरेसी आप बताइए होता क्या है, फिर हमने कहा अनएम्बिग्विटी बताइए, फिर आपकी एनसीईआरटी एयूजी का डबल रोल कह रही है। सो दैट मीन्स डुअल रोल है AUG
सॉरी, सो AUG एक mRNA कोडोन है, एक तो इनिशिएटर कोडोन का काम करता है और एक मीथियोनिन के लिए कोड करता है। क्या आप थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? मुझे बताइए, फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है या यूकैरियोट्स में होता है? एक छोटी सी बात आपको ये पता होनी चाहिए। यहीं पर क्या आपको याद आ गया कि मीथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है? मीथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ अब एक बार जैसे ही मैं किसी चीज़ को बोलता हूं तो उससे रिलेटेड जहां जहां मैंने पढ़ा है वो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है और तब मैं ये मानता हूं कि यस आई एम एंट्रेंस रेडी। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा मुझे एक बात और बताइए कि कुछ और प्रॉपर्टीज भी आप जानते हैं? जेनेटिक कोड की यूनिवर्सैलिटी। जेनेटिक कोड कैसा है? यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सैलिटी की वजह से कैन यू थिंक अबाउट समथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर आप किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन किसी और ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सेम क्यों बनता है? हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक ह्यूमन प्रोटीन से फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया? कैन यू कोरिलेट दिस विद यूनिवर्सैलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड? ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा ओपन रीडिंग फ्रेम किसे कहते हैं? सो न्यूक्लिक एसिड का ओपन रीडिंग फ्रेम किसे कहते हैं? किस तरह से पढ़ा जाता है, किस डायरेक्शन में पढ़ा जाता है? कंटिगुअस मैनर का क्या मतलब है? पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कॉमा लेस है और कोई ओवरराइडिंग नहीं है, इसका क्या मतलब है? सो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको किसकी पता होनी चाहिए? जेनेटिक कोड की पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी NCERT में यहां पर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको दी हुई हैं। सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। मैं नीट एस्पिरेंट्स को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। देखिए, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, हम आपको बोल रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। तो कुछ ना कुछ यहां पर हो सकता है एक्सेप्शंस हो। स्टॉप कोडोन्स में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में कोई एक्सेप्शंस हो। एम्बिग्विटी भी हो सकती है, थोड़ी एक्सेप्शंस हो। लेकिन मुझे एक बात आपको बतानी है कि कॉमन चीज़ें एंट्रेंस में ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये एक्सेप्शंस नहीं पूछे जाते हैं। सो अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं जेनेटिक कोड के बारे में जो आपकी NCERT में दिए हुए हैं, देन आपको ये भी पता है कि इनमें एक्सेप्शंस क्या हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम जब खाली आपको एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन याद है और नॉर्मल चीज याद नहीं है। सो मैं ये उन बच्चों को आगाह कर रहा हूं जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट में जरूरत से ज्यादा बाहर जाते हैं। दे ट्राई टू डू PhD व्हेन एक्चुअली यू हैव टू गिव अ नीट एंट्रेंस एग्जाम एंड योर क्वालिफिकेशन इज क्लास 12th। तो थोड़ा सा बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं। अगेन मैं लेट मी रिपीट इट, मैं आपसे ये कह रहा हूं कोई नॉलेज खराब नहीं होती। अगर आपको बहुत सारी चीजें पता है तो बुराई कुछ नहीं है। लेकिन क्या आपका जो टारगेट है नीट एंट्रेंस एग्जाम, उसके बारे में जो रेलेवेंट चीजें हैं वो आपको अच्छे से आती हैं और समझ में भी आती हैं कि नहीं आती हैं? सो देखिए, केवल रट तो नहीं रखी है आपने उसको, आप उसके बारे में आसपास पढ़िए ताकि जितना NCERT में लिखा है वो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में अगर ये चीज कंफर्म्ड है और आपके पास टाइम अवेलेबल है तो जैसा मैंने आपसे कहा, नो नॉलेज इज अ बैड नॉलेज। इफ यू नो समथिंग इट इज वेरी वेरी गुड ऑन पार्ट, बट नॉट ऑन दी कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल थिंग्स दैट आर नॉर्मली आस्क्ड इन द एंट्रेंस। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। फिर यहां पर आपकी NCERT एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती है कि डिसाइफर कैसे हुआ जेनेटिक कोड, और ये वो पैराग्राफ है NCERT का जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये जाने बिना आप ये एक्सेप्शंस नहीं पढ़िए। केवल मुझे ये बताइए कि व्हाट इज अ सेल फ्री सिस्टम। तो मार्शल निरनबर्ग का सेल फ्री सिस्टम आपकी NCERT में लिखा है। क्या आप जानते हैं सेल फ्री सिस्टम क्या है? अब अगर आपने वाकई में कुछ सीखना है तो सेल फ्री सिस्टम के बारे में आप अपनी किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। दैट इज एडवाइजेबल बिकॉज द टर्म हैज बीन मेंशन्ड इन NCERT एंड आई शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इसके अलावा मुझे बताइए, हरगोबिंद खुराना, गैमाओ का एग्जैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था जेनेटिक कोड में? तो मैं ये बहुत देखिए, मैं जब बच्चों को बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं हर साल में, तो बिल्कुल दे स्टार्ट बीटिंग अबाउट द बुश। एग्जैक्टली उनको नहीं पता होता क्या है। तो मैंने क्या कहा कि आपको गैमाओ का मुझे एग्जैक्ट ये बताना है कि रोल क्या था, हरगोबिंद खुराना ने क्या किया। आप मुझे बताइए, होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर की बात आपकी NCERT कर रही है। व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट?
इनकी मदद से किस तरह से जेनेटिक कोड डिसाइफर किया गया। और आप मुझे ये भी देखिए, जब आप होमोपॉलीमर की बात करेंगे और अब आपको ये पता लगता है कि यू इट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, और ये वो पहला कोडोन था जो डिसाइफर हुआ था, आई डोंट माइंड दिस। आप अगर हेटेरोपॉलीमर की बात करते हैं कि 2 A और 1 C आपके देखना चाहते हैं, आपने A और C का कॉम्बिनेशन दे दिया एंजाइम को और उनकी डिफरेंशियल कंसंट्रेशन दे दी, और फिर आपने देखा कि कितने कोडोन्स बन रहे हैं और किस अमीनो एसिड में क्या है, और लास्ट में आपको ये भी पता है कि अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस ने फाइनल स्टेप में किससे मदद करी। आई डोंट माइंड इट बिकॉज दिस हैज बीन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ जेनेटिक कोड वाज डिसाइफर्ड। तो देखिए मैंने कितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको इस पैराग्राफ से बताई हैं। सो देखिए इस पैराग्राफ से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं। हरगोबिंद खुराना का नाम आया है, आप मुझे एग्जैक्टली बताइए इनका क्या रोल था। इसके अलावा मार्शल निरनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, मुझे बताइए इसे क्या, किसे कहते हैं। फिर ये जो डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस अभी जो मैं बात कर रहा था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स, मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। और इसके अलावा सेवेरो ओकावा एंजाइम, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस है, इसकी क्या खास बात है, क्या बहुत यूनिक प्रॉपर्टी सेवेरो ओकावा एंजाइम की है जिसकी मदद से आप जेनेटिक कोड को डिसाइफर कर पाए। सो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपके लिए छोड़ दिए हैं जो कि जेनेटिक कोड से आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम इस टेबल पे लगाइए, इस टेबल में लगाइए। इसमें देखिए जो हमने डीजेनरेसी की बात की थी, थर्ड कोड डीजेनरेसी की, तो देखिए पहली तो चीज़ ये है कि आपको स्टार्ट कोडोन पता है कौन सा है, आपको 3 स्टॉप कोडोन पता है वो कौन से हैं, आपको होमोपॉलीमर पता है यू कोड किसका है, जी कोड किसका है, सी कोड किसका है, ए जैसे लाइसिन का कोड है, जी ग्लाइसिन का कोड है। ग्लाइसिन में आप देखेंगे थर्ड कोड डीजेनरेसी है, तो जी की वजह से आपको GGC, GGU, GGA ये चारों के चारों कोडोन पता है किसके हैं, ग्लाइसिन के हैं। कुछ अमीनो एसिड्स के 6 कोडोन्स हैं, कुछ के 4 कोडोन्स हैं जिसमें थर्ड कोड डीजेनरेसी है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 15-20 मिनट अगर ढंग से इस पर्टिकुलर टेबल में लगाएंगे तो आप बड़ी आसानी से 30-35 जो है कोडोन्स आसानी से याद रख सकते हैं। और फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन ना आ जाए कि ये कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए है, क्योंकि या तो इंक्लूजन से या एक्सक्लूजन से फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा। एक और चीज अपने पेपर में देखिए, राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे देखिए यूजीजी कोड है ट्रिप्टोफैन का, और ये अकेला एयूजी के अलावा एक अकेला कोडोन है जो कि एक ही अमीनो एसिड के साथ एसोसिएटेड है। सो ट्रिप्टोफैन का एक ही कोडोन होता है। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन और मैंने आपको इस पर्टिकुलर टेबल से निकाल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस पर्टिकुलर पार्ट को आसानी से कर लेंगे। इसके बाद में म्यूटेशंस की बात आती है। सो म्यूटेशंस में मैं यहां पे कुछ म्यूटेशंस के नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाइए कि आपको ये पता है कि नहीं। सो मुझे बताइए व्हाट आर सेम सेंस और साइलेंट म्यूटेशन, क्या आप जानते हैं? इसके बारे में हम यहां भी बात कर चुके हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिस सेंस म्यूटेशन? मिस सेंस म्यूटेशन किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज अ न्यूट्रल म्यूटेशन and what is the difference between neutral mutation and say for example same sense mutation? इसके अलावा मुझे बताइए what exactly is a nonsense mutation, और नॉनसेंस म्यूटेशन का पॉलीपेप्टाइड पर क्या असर आएगा? ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे। कह सकते हैं कि एक मैसेंजर आरएनए है, उसमें से फॉर एग्जांपल 20 कोडोन्स हैं और जो 13th कोडोन है वो म्यूटेट होकर के नॉनसेंस म्यूटेशन हुई है, स्टॉप कोडोन बन गया है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? इस तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और इंसर्शन का क्या मतलब है? एक या 2 बेस पेयर के डिलीशन और इंसर्शन से क्या असर आता है ओपन रीडिंग फ्रेम पे? 3 या 3 के मल्टीपल का डिलीशन और इंसर्शन से क्या फर्क आता है ओपन रीडिंग फ्रेम में? और ये किस चीज का एविडेंस बनता है जो जेनेटिक कोड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? सो ये सारे के सारे म्यूटेशंस आपको पता होने चाहिए। और ये मैंने आपको बताया कि इस स्फीयर में आप इस पर्टिकुलर जो यूनिट दी हुई है, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसे आप तैयार कीजिए। सो देखिए अब हमने ये जेनेटिक कोड के ऊपर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं यहां पर देख लिया। उसके बाद में एडेप्टर मॉलिक्यूल। सो टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल 6.6.2, तो इसको ऐसे समझिए
कि एडेप्टर मॉलिक्यूल वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक क्यों कह रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में एडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए? इसका हिंट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं और ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं। लैंग्वेज चेंज हो रही है। सो क्या स्पेसिफिक वजह थी कि फ्रांसिस क्रिक ने यह हाइपोथेसाइज किया कि देयर मस्ट बी एन एडेप्टर मॉलिक्यूल? और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्युबल आरएनए क्या चीज है? सो जिस टाइम पर फ्रांसिस क्रिक कह रहे थे कि देयर मस्ट बी एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, दिस सॉल्युबल आरएनए वाज नोन, और लेटर ऑन फिर इसका हमें पता चला था कि इसी का ये काम है, एंड देन इट वाज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल का आप मुझे बताइए कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस चीज को रिजेंबल करता है? सो एग्जाम में आपके दिमाग में 2 डायमेंशनल मॉडल इतना ज्यादा हो सकता है कि आप पढ़े ही ना और उन्होंने पूछा हो 3 डायमेंशनल। सो मुझे बताइए कौन सा क्लोवर लीफ मॉडल है, कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट एल जैसा है? एक तो ये बताइए। दूसरी चीज, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल अपने ऊपर फोल्डेड है, तो इसमें जो लूप्स होते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताइए। लेट मी ड्रॉ द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल एंड देन आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। व्हाट आई एम मेकिंग इज अ 2 डायमेंशनल क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए बहुत छोटा आरएनए है, 75 से 90 बेसिस हैं इसमें, और ये मैंने लूप्स बनाए। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, और आप मुझे अब ये बताते जाइए कि अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये बात तय है कि 3 प्राइम एंड है। तो पहला क्वेश्चन तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कंसेंसस एंडिंग सीक्वेंस क्या है? सो 5 प्राइम एंड पर क्या होता है कॉमनली? एक तो क्वेश्चन ये, 3 प्राइम एंड पर कंसेंसस सीक्वेंस क्या है और इसे कैसे लिखेंगे, और इसका ट्रांसलेशन में क्या रोल है? 3 प्राइम एंड का स्पेसिफिक क्या रोल है? फिर मुझे बताइए ये जो लूप है इस लूप को क्या कहते हैं, और इस लूप में कौन सी अनयूजुअल बेस है? Which unusual base is present in this particular loop? मुझे ये बात बताइए। इसके अलावा ये बताइए कि इस लूप को क्या कहते हैं? So what is this loop called as? And again, which is the unusual base that is present in this particular loop? फिर इन दोनों लूप्स का स्पेसिफिक रोल क्या है ट्रांसलेशन में, और इस जगह को क्या कहते हैं, इस लूप को क्या कहते हैं, और यहां पर ये जो ट्रिपलेट ऑफ बेसिस है इसे आप क्या कहते हैं? सो ये सारे की सारी चीजें आपको मैसेंजर आरएनए के बारे में पता होनी चाहिए। आइनोसिन क्या चीज है? What exactly is inosine? What is वॉबल बेस पेयरिंग? किस किस के बीच में वॉबल बेस पेयरिंग होती है? और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि डीएनए का कोडोन 3 प्राइम टू डीएनए का टेम्पलेट नॉट कोडोन, टेम्पलेट, डीएनए का टेम्पलेट, इस पर TAC लिखा है, तो ये जो ट्रांसक्राइब होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इसको हम लिखेंगे AUG। आप जानते हैं मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है डाउनस्ट्रीम, और ये इनिशिएटर कोडोन है, ये कोड करता है मीथियोनिन के लिए, और इस पर जो इसका एंटी कोडोन आकर के हाइब्रिडाइज होगा दैट वुड बी अदर, अगेन एंटी पैरेलल, इसी जैसा होगा, लेकिन T की जगह U आएगा। सो ये आपको समझ में आ गया। ये हमने कहा डीएनए का टेम्पलेट है, ये हमने कहा मैसेंजर आरएनए का कोडोन है, ये हमने कहा ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडोन है। अब मुझे एक बात बताइए कि ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडोन की कौन सी बेस मैसेंजर आरएनए की कोडोन की कौन सी बेस से हाइब्रिडाइज करती है? सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि मैसेंजर आरएनए के कोडोन की कौन सी बेस और एंटी कोडोन की, ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडोन की कौन सी बेस आपस में हाइब्रिडाइज करती हैं, और इस हाइब्रिडाइजेशन से फिर वॉबलिंग को जोड़िए, और फिर मुझे बताइए कि वॉबल बेस पेयर क्या क्या हो सकता है और क्यों
इकोनोमाइजेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स है। क्यों हम ये कहते हैं कि 61 डिफरेंट चार्ज टीआरएनए नहीं चाहिए 61 कोडोन्स के लिए, ये इसकी इंप्लीकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस करता क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए किसे कहते हैं? अमीनो एसाइलेशन किसे कहते हैं? अमीनो एसिड को पहले एटीपी से रिएक्ट क्यों कराया जाता है? क्या फायदा होगा कि अगर अमीनो एसिड को आपने एनर्जी इंपार्ट की हुई है बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्या फायदा होगा? सो ये बात आपको मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन बता रहा हूं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अमीनो एसाइलेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए? इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन और अ प्री रिक्विजिट ऑफ ट्रांसलेशन? और क्या ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करने के लिए मैसेंजर आरएनए का पहुंचना जरूरी है, या उसके बिना ही अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस चार्ज करता रहता है कॉग्नेट टीआरएनए को? द वर्ड इज कॉग्नेट। व्हाट वुड बी a methionine tRNA, what would be an initiator tRNA? ये सारे क्वेश्चन मुझे पता होने चाहिए। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिला रहा हूं कि अमीनो एसिड का एटीपी से रिएक्ट करके उसको एनर्जाइज करने का बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या फायदा होगा? और केवल एक तो ये फायदा होगा, और उसके अलावा केवल एक दूसरी जो जरूरत रह जाएगी, वो जरूरत एक्चुअली क्या है? सो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है। मुझे उम्मीद है कि यहां पर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल में याद रखिएगा, दिस कैन बी अ नास्टी क्वेश्चन, दिस कैन बी अ नास्टी क्वेश्चन। अब मुझे फिर आप ये बताइएगा, मैं एक बार फिर मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार आपसे पूछ रहा हूं कि एंटी कोडोन और कोडोन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है या ज्वाइनिंग होती है या हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो किसकी कौन सी बेस से हाइब्रिडाइज करती है? दिस विल बी अ नास्टी एंड अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, और अब आप इस एडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में काफी कुछ जानते हैं। देन ऑब्वियसली देयर इज ट्रांसलेशन, देन देयर इज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन में हमने ये कहा कि ट्रांसलेशन में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। देखिए, आपको जेनेटिक कोड पढ़ना आता है। मैसेंजर आरएनए का फाइनल ट्रांसक्रिप्ट साइटोप्लाज्म में आ गया, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकते हैं। दूसरा, एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है 5 प्राइम एंड से, ट्रांसलेट भी होता है 5 प्राइम एंड में, और प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। इन तीनों की वजह से आपकी एनसीईआरटी क्या कंक्लूड कर रही है? सो देखिए, फिर तीनों पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कहा नंबर 1, एक ही कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोकैरियोट्स में। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोकैरियोट्स। और तीसरा जो एनसीईआरटी नहीं कह रही है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होना शुरू होता है 5 प्राइम से, 5 प्राइम से 3 प्राइम। आप जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शनल सेंसिटिविटी, और वो ट्रांसलेट भी यहीं से होना है 5 प्राइम से। तो फिर मुझे बताइए कि इसकी वजह से आपकी एनसीईआरटी क्या कंक्लूड कर रही है? Why something is possible in prokaryotes but not in eukaryotes? इसके बाद में जब आप ट्रांसलेशन प्रोसेस पे आते हैं तो इतनी सारी बात आपको पता है। आपको राइबोसोम के बारे में पता है, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा, आप जानते हैं 70s राइबोसोम किसे कहते हैं, आप जानते हैं 80s राइबोसोम किसे कहते हैं, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कौन सी है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कौन सी है। आपको यह भी पता है कि देखिए बड़े ध्यान से कि 16SR आरएनए कहां पर है। मैसेंजर आरएनए में शाइन डलगार्नो सीक्वेंस किसे कहते हैं, एजीजी, उसका स्पेसिफिक रोल क्या है। 23SR आरएनए प्रोकैरियोट में कहां पर है और इसका क्या एक्चुअली काम है। सो मैंने कुछ अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे कही। मैंने आपसे कहा कि 16SR आरएनए के बारे में पता कीजिए, 23SR आरएनए के बारे में पता कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो एक शाइन डलगार्नो सीक्वेंस के बारे में पता कीजिए जिसकी मैंने कंसेंसस सीक्वेंस मेरे मुंह से निकल गई, इट इज एजीजी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज ईजी। तो इतनी सारी चीजें आपको पता है। चार्जिंग हो गई है टीआरएनए की, वो भी आपको आता है, सारे टीआरएनए चार्ज्ड हैं, आप जानते हैं। राइबोसोम के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि मैग्नीशियम आयन क्या रोल प्ले करते हैं राइबोसोम की फंक्शनिंग में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन? एंड
what is the role of GTP molecule? What is the role of GTP molecule? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है उस पर पी साइट क्या है और ए साइट क्या है। अगर आपको पी साइट और ए साइट बहुत अच्छी तरह से पता है और उसके बाद पता है कि देयर इज एन ई साइट एज वेल, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे पहले यह पता करिए कि पी साइट क्या है और ए साइट क्या है। फिर जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पर आते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आएगा कि क्या किसी प्रोटीन्स की जरूरत है। 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। तो क्या किसी प्रोटीन की जरूरत है तीनों में? क्या आप जानते हैं व्हाट आर इनिशिएशन फैक्टर्स, व्हाट आर इलोंगेशन फैक्टर्स, व्हाट एग्जैक्टली आर टर्मिनेशन फैक्टर्स? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, क्या क्या चीज होती है, कौन सी सब यूनिट मैसेंजर आरएनए की सबसे पहले मैसेंजर कौन सी सब यूनिट राइबोसोम की मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड से सबसे पहले जुड़ती है। उसके लिए इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए, जीटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। उसके बाद में मिथियोनिल टीआरएनए कौन सी साइट पर आता है। उसके बाद में मैग्नीशियम की वजह से कैसे दोनों सब यूनिट्स एक साथ आ जाती हैं और किस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जो नया आने वाला ट्रांसफर आरएनए वो कौन सी साइट पर आता है। जब इलोंगेशन की बात आएगी तो इलोंगेशन फैक्टर्स के प्रेजेंस में होगा, तो कौन सी साइट पर आता है। फिर उसके बाद में जो ये अमीनो एसिड्स हैं, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि इनका एटीपी से रिएक्ट कराने का फायदा क्या था। व्हाट वाज द एडवांटेज दैट इनको पहले रिएक्ट कराया था एटीपी से और इनको एनर्जी इंपार्ट करी थी। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि किसी और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो दैट वुड बी द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कौन करेगा इस कैटालिसिस का काम? ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है और वो एंजाइम कौन है। व्हाट इज ट्रांसलोकेस, इलोंगेशन फैक्टर जी, किस तरह से वो मदद करता है राइबोसोम को टू मूव ओवर द मैसेंजर आरएनए। एंड अगर मैं ईपीए साइट्स की बात करूं तो किस तरह से ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स मूव जो है वो बेसिकली लार्जर सब यूनिट में होंगे। किस तरह से मुझे कहना चाहिए कि राइबोसोम मूव करता है मैसेंजर आरएनए पर, जिसकी वजह से ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स कहां से कहां शिफ्ट होते हैं। सो 3 साइट्स की बात आ गई, ई, पी और ए। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपकी समझ में आ गया कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और देखिए कि ये कब तक चलता रहेगा इलोंगेशन, कौन सी साइट पर स्टॉप कोडोन आना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी कॉग्नेट टीआरएनए नहीं आएगा, एंड दैट वुड बी द सिग्नल फॉर इनिशिएशन फॉर इलोंगेशन फैक्टर्स टू बी रिमूव्ड एंड इंस्टेड द टर्मिनेशन फैक्टर्स विल बाइंड एंड दे विल ब्रिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताइए, व्हाट इज 5 प्राइम यूटीआर, व्हाट इज 3 प्राइम यूटीआर, एंड आर दे ऑफ नो यूज एट ऑल और डू दे प्ले एनी रोल in the process of translation. And finally, what is a polysome or polyribosome? Are you aware that all the ribosomes in a polyribosome are translating the same protein, तो देखा आपने, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए और अब आप देख गए कि यहां पर अब हम जो है बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को खत्म कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अब आप देखिए किस तरह से फ्लो हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने देखा डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। फिर हमने देखा कि डीएनए के टेम्पलेट पे मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, इसको हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन। और अब हमने देखा कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसके ऊपर जो कोड लिखा है वो ट्रांसलेट कैसे होता है, एंड अल्टीमेटली हाउ द प्रोटीन इज एक्चुअली फॉर्म्ड। मुझे उम्मीद है ये अब आपको बहुत अच्छे से पूरी की पूरी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इंट्रिकेसीज समझ में आ जाएंगी। और बड़े ध्यान से देखिए, अब आप अपनी एनसीईआरटी को चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। केवल मैं ये चाहूंगा कि अब आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मास्टरिंग एनसीईआरटी भी अब आप कीजिए, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी भी कीजिए, एंड यू आर गुड टू गो फॉर नीट एंट्रेंस एग्जाम। मैं वापस आकर के एक और वीडियो इस चैप्टर में करूंगा जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और थोड़ा सा आइडिया आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you for your time.
प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।